हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह पाल आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में हिंदी व्याकरण शास्त्र में भाषा उत्पत्ति के 25 क्वेश्चन करवाए गए थे और हिंदी व्याकरण में भाषा उत्पत्ति भी करवाया गया था कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी किस भाषा का शब्द था और इस समय कौन सा वेद लिखा गया, कौन सा ग्रंथ लिखा गया, उस ग्रंथ के समकालीन कौन कौन से ग्रंथ, इन सभी के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी और उसके जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन थे वो भी करवा दिए गए थे। अब उसके बाद दूसरा चैप्टर आता है भाषा का स्वरूप और तीसरा चैप्टर आता है भाषा का रूप। जो दूसरा और तीसरा चैप्टर थे भाषा का स्वरूप और भाषा का रूप पहले ही बता दिया गया था। इन दोनों चैप्टरों को बाद में पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सीधे वर्णमाला पढ़ाई जाएगी। तो उसी क्रम में आज वर्णमाला के विषय में बात करेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। चलो आओ देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। ये देखो, सामान्य हिंदी में सामान्यतः व्याकरण के तीन मुख्य आधार हैं। कितने? व्याकरण के तीन मुख्य आधार हैं। कितने मुख्य आधार हैं? तीन। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। इन तीनों आधारों से पहले वर्ण, शब्द और वाक्य कैसे आया वो ध्वनि से हमें पता चलता है। किससे? ध्वनि से। तो ध्वनि के बारे में पहले थोड़ा जानकारी प्राप्त करें कि ध्वनि किसे कहते हैं। देखो, मुख से निकली हुई सबसे छोटी इकाई के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। किसे? ध्वनि किसे कहते हैं? मुख से निकली हुई सबसे छोटी इकाई के मौखिक रूप को। किसे? मुख से निकली हुई सबसे छोटी इकाई के मौखिक रूप को ध्वनि कहा जाता है। मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं, ना कि लिखित रूप को ध्वनि कहते हैं। अब इसके बाद ध्वनि के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई तो ध्वनि के बाद आ जाता है वर्ण है। अब वर्ण के विषय में जानकारी प्राप्त करें कि वर्ण किसे कहते हैं। देखो, वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता, यानी ध्वनि का विखंडन, जहाँ पर ध्वनि का विखंडन नहीं होगा वहाँ पर वर्ण का निर्माण होगा। अब परिभाषा अगर लिखने को कह दिया जाए तो क्या लिखोगे? वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता है के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। किसके? के लिखित रूप को। लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वहाँ और ध्वनि क्या था? ध्वनि मौखिक रूप था। ध्वनि मौखिक रूप था। क्या था? ध्वनि एक मौखिक रूप था और वर्ण लिखित रूप है। देखो, वह स्वतंत्र ध्वनि जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता है के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। अब देखो, इसके पहले बात कर लेते हैं ध्वनि की। अभी बात कर रहे थे कि ध्वनि किसे कहते हैं। मुख से निकली हुई सबसे छोटी ध्वनितम इकाई के मौखिक रूप को ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि का एक दूसरा भी नाम है, ध्वनि को ही स्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि को ही स्वन कहते हैं और स्वन को ध्वनि कहते हैं। दोनों एक ही है, ध्वनि कहो या स्वन कहो। यहाँ पर एक क्वेश्चन ध्वनि से बनता है कि ध्वनि के कितने प्रकार हैं। ध्वनि के कितने प्रकार हैं। अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह दिया जाए कि ध्वनि कितने प्रकार की होती है तो आपको क्वेश्चन करना है ध्वनि तीन प्रकार की होती है। नंबर एक, स्वर ध्वनि। नंबर एक, स्वर ध्वनि। नंबर दो, काट लेते हैं, नंबर दो व्यंजन ध्वनि। व्यंजन ध्वनि। नंबर तीन, संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि। अब क्या? स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि और संयुक्त ध्वनि। नंबर एक में क्या था? स्वर ध्वनि। ध्वनि के कितने प्रकार हैं? ध्वनि के तीन प्रकार हैं, स्वर ध्वनि, व्यंजन ध्वनि और संयुक्त ध्वनि। अब इसके बाद बात करेंगे शब्द विचार की। क्या? वर्ण हो गया, ध्वनि हो गया, वर्ण हो गया। अब इसके बाद करेंगे शब्द विचार की कि शब्द किसे कहते हैं। देखो, दो या दो से अधिक अक्षरों, इसके दो या दो से, परिभाषा लिख लो, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अक्षरों, इसके अक्षरों के मेल से शब्द का
निर्माण होता है, निर्माण होता है किससे? दो या दो से अधिक अक्षरों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। जैसे एक यहीं पर एग्जाम्पल ले ले, कोई भी दो अक्षरों का या दो से अधिक का ले लो। जैसे एक बहुत सरल सा एग्जाम्पल लेते हैं, कमल। कमल किन किन अक्षरों, दो या दो से अधिक अक्षर, इसमें कितने, कमल में कुल 3 अक्षर बने हुए, का, म और ला। कौन कौन? का, म और ला। इन 3 अक्षरों के योग से एक शब्द बना हुआ है कमल। अब देखो वाक्य विचार के बारे में बात करते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। देखो और चलते हैं वाक्य विचार की। वाक्य विचार नंबर 3 पे है, लिख लेते हैं वाक्य विचार। देखो वर्ण हो गया, शब्द हो गया और वाक्य हो गया। वाक्य से पहले एक आता है पद। वाक्य से पहले एक आता है पद। पद किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के साथ जब किसी कार्य की विभक्ति का प्रयोग होता है वहाँ पद बन जाता है। किसे? संज्ञा, परिभाषा लिख लेते हैं, संज्ञा शब्दों के साथ जब कार्य की विभक्ति का प्रयोग होता है उसे पद कहते हैं। संज्ञा शब्द के साथ जब किसी कार्य की विभक्ति का प्रयोग होता है उसे हम पद कहते हैं। जैसे अगर यहीं कह दिया जाए कि पद में राम ने, ये एक पद हो गया, राम ने एक पद हो गया। यहाँ राम क्या हो गया? संज्ञा हो गया। क्या हो गया? राम संज्ञा हो गया और ने ये एक विभक्ति का हो या कर्ता कारक का हो। इन दोनों के मेल से ही पद का निर्माण होता है। किससे? राम ने, राम एक संज्ञा हो गया, ने एक कर्ता कारक हो गया। अब इन दोनों के मेल से पद का निर्माण हो गया। अब इसके बाद आता है वाक्य। क्या आता है? अब वहाँ यहाँ पर वाक्य विचार कि वाक्य किसे कहते हैं। अब पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर कहते पदों के मेल से, यानी कई पदों, दो या दो से अधिक पदों के मेल से, दो से अधिक पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य का कैसे निर्माण होता है? दो या दो से अधिक पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। वाक्य का निर्माण होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। अगर एक बहुत साधारण एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे राम ने रावण को, ये राम ने रावण को किससे मारा था? बाण से मारा था। जैसे कह देते हैं राम ने रावण को मारा था। देखो ये एक पद हो गया राम ने, एक ये दूसरा पद हो गया रावण को, एक ये तीसरा पद हो गया मारा था। दो या दो से अधिक है। पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, दो या दो से अधिक। देखो एक ये हो गया, एक ये, दो तो हो गए, या दो से अधिक, एक ये तीसरा पद हो गया। अब दो या दो से अधिक पदों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। जैसे राम ने रावण को मारा था। अब ये एक वाक्य बन गया, राम ने रावण को मारा था। किसने मारा था? राम ने
रावण को मारा था। किसने मारा था? राम ने रावण को मारा था। ये हो गया क्या? वाक्य विचार। इसे वाक्य कहते हैं। शब्द देखो, वर्ण पढ़ लिया, वर्ण के पहले पढ़ा था ध्वनि, फिर पढ़ा वर्ण, वर्ण के बाद पढ़ा शब्द, अब शब्द के बाद पढ़ा पद। क्या पढ़ा? पद। अब पढ़ेंगे, पढ़ लिया वाक्य विचार। अब देखो आगे चलते हैं। अब आगे आ जाता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी वर्णमाला ये अब यहाँ से एक्चुअल में हिंदी वर्णमाला आपकी प्रारंभ होती है कि हिंदी वर्णमाला किसे कहते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। अब पहले बात करेंगे हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला की परिभाषा। किसकी? वर्णमाला की। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसके? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्णमाला की बात की जाए कि वर्णमाला किस लिपि में लिखी गई है, तो हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ये कई बार पेपरों में पूछा गया है कि हिंदी वर्णमाला किस लिपि में लिखी गई है, तो क्या कहेंगे? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। कौन सी? हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी गई, जो ब्राह्मी लिपि का परिष्कृत रूप है। यानी ये ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है, यानी ब्राह्मी लिपि का सुधरा हुआ रूप ही देवनागरी लिपि है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षर 52 है। कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 52 है। और 52 वर्ण कौन कौन से? चलो अब देखते हैं उन 52 वर्णों के विषय में कि कौन कौन से 52 वर्ण हैं। चलो अब थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। देखो ये आ, छोटा आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ, अंक और आ, ये तो हो गए स्वर। क्या हो गए? ये स्वर। इनकी संख्या कितनी? अगर इन सभी को लिखा जाए तो ये होंगे 13। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। हिंदी वर्णमाला में संपूर्ण स्वरों को अगर देखा जाए कि संपूर्ण स्वर कितने हैं, तो ये 12 की श्रेणी में आते हैं कि संपूर्ण स्वर 12 हैं, मगर कहीं भी 12 ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। देखो अब यहीं पर अंक और आह की बात की जाए। अंक और आह कि अंक क्या है और आह क्या है। अंक और आह ये अनुस्वार है, इनको अनुस्वार कहते हैं। इससे आह को विसर्ग कहते हैं। क्या? विसर्ग कहते हैं। अब अगर इनको दोनों को एक साथ लिखना हो कि अंक और आह को एक साथ क्या कहेंगे, तो अंक और आह को दोनों को एक साथ अयोगवाह कहेंगे। क्या कहेंगे? अयोगवाह। अगर एक को अलग से दे दिया जाए कि अंक को क्या कहेंगे तो अंक को अनुस्वार कहेंगे और आहा को विसर्ग कहेंगे। अगर दोनों को एक साथ दे दिया जाए कि अंक और आहा दोनों को, कि इन दोनों को क्या कहेंगे, तो इसको अयोगवाह कहेंगे। अगर एक यहीं पर लेखक आ जाते हैं भोलानाथ तिवारी। कौन आ जाते हैं? भोलानाथ तिवारी। उन्होंने भी स्वरों का वर्गीकरण किया और वो अपने लेख में बताया कि स्वर कुल 10 होते हैं। उन्होंने जो ऋषि स्वर है, ऋषि स्वर को उन्होंने नहीं लिया। अगर ऋषि स्वर को छोड़ दिया जाए,
अंक और आह को भी हटा दिया जाए और यहाँ पर पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो अब आपको बताना है कि स्वरों की संख्या 11 है। अगर कह दिया जाए कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितना है, तो आप क्या कहेंगे कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है। उन्होंने ऋषि को अपने स्वरों में नहीं लिया। अंक और आ को अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अगर एक साथ ले लिया जाए कि अंक और आ को एक साथ क्या कहेंगे, तो अयोग वा कहते हैं। अगर स्वर का हम और आप वो करते हैं, अगर विच्छेद करते हैं कि स्वर देखो स्व धन अर यानी अर, यो स्व मीन्स स्वतंत्र, तंत्र, अर मीन्स उच्चारण यानी जिसका स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो उसे ही स्वर कहते हैं। स्वर के से स्वतंत्र उच्चारण वाले अक्षरों को ही स्वर कहते हैं। ये कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, स्वर कुल 11 होते हैं। अगर स्पेशल का भोलानाथ तिवारी के अनुसार तो स्वरों की संख्या 10 हो जाती है। अंक और आह को क्रमशः दोनों को एक साथ अयोग वा कहते हैं और अंक को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहते हैं। अब देखो व्यंजन के बारे में बात करते हैं। व्यंजन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ से का से लेकर छत्रक ज्ञ तक, ये ज्ञ तक, ये का खा गा गा अंगा चा छा जा इया टा ठा डा आना ता था दा दा ना पा फा बा बा मा या रा लावा सा 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 हा छत्रक ज्ञ, और एक ये स्रा है और ढ़ा और ढ़ा है। देखो इनके विषय में बात करते हैं कि ये कौन कौन से हैं। देखो अगर व्यंजन के विषय में बात करें कि व्यंजन, तो व्यंजन के अंतर्गत आते हैं कुछ स्पर्शी व्यंजन आते हैं। कौन कौन से, कुछ स्पर्शी व्यंजन आते हैं, कुछ वर्गीय व्यंजन आते हैं। कौन कौन से, स्पर्शी व्यंजन, वर्गीय व्यंजन और स्पृष्ट व्यंजन, स्पृष्ट व्यंजन, ये सब व्यंजन के प्रकार हैं। अगर इन्हीं में बात किया जाए कि किस वर्ग को, जैसे का वर्ग को किस नाम से जानते हैं, चा वर्ग को किस नाम से जानते हैं, टा वर्ग को किस नाम से जानते हैं, ता वर्ग को किस नाम से जानते हैं, पा वर्ग को किस नाम से जानते हैं, या रा लावा को क्या कहते हैं, सा 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 हा को क्या कहते हैं। तो अब आओ आगे बात करते हैं इनके विषय में। देखो अगर ये कौन सा वर्गीय है, का वर्गीय, इसे कहेंगे का वर्गीय। क्या है, ये है का वर्गीय और ये है चा वर्गीय। क्या है, चा वर्गीय। अब ये है टा वर्गीय, अब ये है ता वर्गीय, ये है पा वर्गीय। देखो का वर्गीय जो है इसे कहते हैं कंठ, अब इसे कहते हैं चा वर्गीय को तालु। क्या कहते हैं, तालु। और टा वर्गीय को कहते हैं मूर्धा। क्या कहते हैं, मूर्धा। और ता वर्गीय को क्या कहते हैं, दंत। और प वर्गीय को क्या कहते हैं, ओष्ठ। यानी अगर कहा जाए कि कंठ से निकलने वाले व्यंजनों को बताइए तो क्या है, का वर्ग के जितने भी व्यंजन होंगे वो सब कंठ से निकलेंगे। चा वर्ग के जितने व्यंजन होंगे वो सब तालु से निकलेंगे। और टा वर्ग के जितने व्यंजन होंगे वो मूर्धा से निकलेंगे। और ता वर्ग के जितने व्यंजन होंगे वो दंत से निकलेंगे। और पा वर्ग के जितने व्यंजन होंगे वो ओष्ठ से निकलेंगे। ये तो मुख के आधार पर हो गए। अब यहीं पर आ जाता है या रा ला वा, कि या रा लावा को क्या कहते हैं। चलो देखते हैं या रा लावा को क्या क्या कहते हैं। देखो यहाँ हो गया या, चलो आप देखते हैं कि या रा लावा को क्या कहते हैं। या रा ला वा, अगर या रा लावा इन चारों को अगर एक साथ कहा जाए
तो इन चारों को एक साथ अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। क्या? अंतस्थ व्यंजन। अगर इन चारों को एक साथ कहा जाए कि या रा लावा को क्या कहते हैं, तो या रा लावा को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगर इनको एक एक करके कहा जाए कि या को क्या कहते हैं, रा को क्या कहते हैं, ला को क्या कहते हैं और वा को क्या कहते हैं। चलो अब देखते हैं अलग अलग इनको क्या क्या कहते हैं। या को क्या कहते हैं, रा को क्या कहते हैं, ला को क्या कहते हैं और वा को क्या कहते हैं। देखो, या को तालु तालु व्यंजन कहते हैं, या को तालु व्यंजन कहते हैं। और जो रा है, ये रा को लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित या लोड़ित, लोड़ित या प्रकंपित है। इसके तीन नाम है। प्रकंपित, रा को लुंठित, लोड़ित या प्रकंपित कहते हैं। अगर ला की बात की जाए तो ला को भी दंत व्यंजन कहते हैं। और अगर वा की बात की जाए, वा को दंत्योष्ट व्यंजन कहते हैं। क्या? दंत्योष्ट व्यंजन कहते हैं, दंत्योष्ट व्यंजन कहते हैं। अब देखो, अगर यहीं पर किसे या रा लावा को एक साथ क्या कहेंगे, अंतस्थ। अगर या को तालु व्यंजन, रा को लुंठित, लोड़ित या प्रकंपित व्यंजन, ला को दंत व्यंजन और वा को दंत्योष्ट व्यंजन कहते हैं। अगर यहीं पर या, देखो रुको, अगर यहीं पर या और वा को एक साथ ले लिया जाए कि या और वा को क्या कहते हैं, या और वा को अर्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्ध स्वर। और ला हो गया, फिर वा हो गया। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक या दंत दोनों एक ही है, पार्श्विक कहो या दंत कहो। और वा को बता चुके, दंत्योष्ट, दंत्योष्ट व्यंजन कहते हैं। अब उसके बाद आ जाता है सा 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 हा। अब सा 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 हा कि सा 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 हा को क्या कहते हैं। चलो अब देखते हैं कि ये सा 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 हा। अगर इन चारों को एक साथ कह दिया जाए कि सा 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 हा को क्या कहते हैं, तो इनको चारों को एक साथ कहते हैं ऊष्मय संघर्षी व्यंजन। क्या कहते हैं? ऊष्मय संघर्षी व्यंजन। इन चारों को ऊष्मय संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगर यहीं पर अब बात करते हैं अगले, अगला क्षत्रज्ञ। क्षत्रज्ञ और श्रा, ये ज्ञ है। क्षत्रज्ञ और श्रा। अगर इन चारों को एक साथ कहा जाए कि क्षत्रज्ञ और श्रा को क्या कहते हैं, तो इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या? संयुक्त व्यंजन। क्या कहेंगे? इन चारों को एक साथ संयुक्त व्यंजन कहेंगे। क्यों संयुक्त व्यंजन क्यों कहेंगे? अगर छ की बात की जाए, छ किन किन अक्षर है, छ यानी छ का और आधा का प्लस सा से मिलकर बना है छत। अगर त्रा की बात की जाए, त्रा आधा ता और प्लस रा से मिलकर बना है त्रा। और ज्ञ की बात की जाए तो आधा जा धन इया, आधा जा धन इया से मिलकर बना है ज्ञ। अगर अब यहीं पर श्रा की बात की जाए, किसकी? श्रा की, श्रा की, तो आधा सा सिटकारी वाला आधा सा प्लस रा क्या? आधा सा प्लस रा से मिलकर बना है श्रा। देखो अब आ जाता है ढ़ा और ढ़ा। ये ढ़ा और ढ़ा। देखो इन्हीं दोनों को, अगर दोनों को एक साथ कहा जाए तो इनको द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्या? द्विगुण व्यंजन।
द्विगुण व्यंजन, इन्हीं का एक दूसरा नाम है उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन क्या नाम है? ड़ा और ढ़ा को द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से? द्विगुण या उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। अब यहीं पर देख लेते हैं, आ जाता है। दो वर्ण और होते हैं, संकर और आगत। कि संकर वर्ण के अंतर्गत कौन आता है और आगत वर्ण के अंतर्गत कौन आता है। देखो, जब कभी लिखते हैं हम, जैसे श्रृंगार लिखते हैं तो आधा ये लिखते हैं, ये संकर वर्ण है, ये हो गया। और ला के बाद ये लिख देते हैं, ये। और जैसे यहीं पर एक डबल ला के साथ ये डबल लगा देते हैं, ये हो गया। और ये ऋषि वाला हो गया, ये है संकर व्यंजन। ये कौन कौन से? ये आश्रा श्रृंगार वाला, जैसे ये आधा ला के नीचे मात्रा, ये ला के नीचे डबल मात्रा है। और ये ऋषि, इनको कहते हैं संकर व्यंजन। अब बात करते हैं आगत व्यंजन की, कि आगत व्यंजन किसे कहते हैं? आगत व्यंजन, आगत का मतलब जैसे का लिखा, गा लिखा, जा लिखा और फा लिखा। अगर का के ये बिंदी रख दिया जाए, का, जा, का, गा, जा और फा, इनको हम क्या कहते हैं? आगत वर्ण कहते हैं। अगर का के नीचे बिंदी हो, गा के नीचे बिंदी हो, जा के नीचे बिंदी हो और फा के नीचे बिंदी हो, इन बिंदी को ही हम क्या कहते हैं? आगत। और ये बिंदी को क्या कहेंगे? आगत। और ये वर्ण हो गया, क्या हो गए दोनों मिलकर? आगत वर्ण। चलो दोस्तों, ठीक है। अब इसके आगे अगली बात करें। अगले में क्या आता है? हिंदी वर्णमाला के को दो भागों में विभक्त किया गया है, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन, फिर उसके विषय में बात करेंगे। चलो आओ। चलो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। चलो दोस्तों, अब इसके आगे पढ़ेंगे कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, किस किस प्रकार के स्वरों का वर्गीकरण किया जा सकता है, कितने अनुनासिक स्वर हैं, किसे अग्र स्वर कहते हैं, किसे मध्य स्वर कहते हैं, किसे पश्च स्वर कहते हैं, और संधि स्वर किसे कहते हैं, मूल स्वर किसे कहते हैं, इन सब के बारे में अब दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। चलो दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।